नमस्कार दोस्तों। उज्जवल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी को जानकर बड़ी खुशी होगी कि जो हमारी एकेडमी है वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे जो है आपको अब उतरने जा रही है और लगातार हमारे बच्चों के हमारे पास मैसेजेज़ आ रहे हैं कि जो है सर ऑनलाइन का जो है इंतज़ाम की जाए। और जो हमारी जो एकेडमी है वो उज्जवल डिफेंस एकेडमी के नाम से जो ऐप है वो लॉन्च करने जा रही है, जिससे हम जो है आपका लगातार पढ़ाएँगे। आपका 10 और 15 तारीख के बीच में जो हमारी ऐप है वो आ जाएगी और उसी ऐप के ऊपर हम आपको किस प्रकार से पढ़ाएँगे, हमारे यहाँ पर ऑफ़लाइन में किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हम जो है आपके लिए एक डेमो क्लासेस रखी गई है। हमारे यहाँ पर जितने भी छात्र से सभी से पूछा गया है कि आप जो है सामान्य ज्ञान के अंदर किस चीज़ की डेमो क्लास जो है वो प्रेफ़र करते हैं। तो बच्चों के द्वारा कहा गया कि जो सामान्य ज्ञान है आपका जो है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी में से आपका इतिहास को बच्चों ने प्रेफ़रेंस दी है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको डेमो क्लास आज जो है आपको ऑनलाइन किस प्रकार से हम पढ़ाने वाले हैं, उसी के जो है आपका डेमो क्लास आज दी जाएगी। और आज हम पढ़ाएँगे आपको इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में आज हम आपको पढ़ाएँगे। इतिहास की क्लास हमारी रहने वाली है। और इतिहास में हम दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपकी जो क्लास है वो शुरू करते हैं। जो हमारा इतिहास है अगर हम उसको बहुत अच्छे लेवल पर लेकर जाएँ, तो जो है आपका हमारे प्राचीन इतिहास के पहले का जो है, जिसको हम पाषाण काल कहा जाता है, उससे शुरू किया जाता है। लेकिन हमारी जो आर्मी है, आर्मी का जो सिलेबस है, उसमें आपका ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए नॉर्मल जो है आपका वो लेवल रखा जाता है। अगर हम वैसे बात करें तो हम पहले पढ़ाते हैं आपको पाषाण काल। जो पाषाण काल है, ये भी 3 प्रकार का होता है। पुरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल है। लेकिन इसमें आपका हमारे इतिहास में, हमारी आर्मी के एग्ज़ाम के इतिहास में पाषाण काल से कोई भी जो क्वेश्चन है वो नहीं आया है। हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपका प्राचीन भारत से, सिंधु सभ्यता से जो है वो शुरू किया जाता है। लेकिन सिंधु सभ्यता से पहले अगर आपको थोड़ा बहुत अगर हमें पढ़ाना है, तो हम जो आपको पढ़ाएँगे, वो पढ़ाएँगे कि इंसान की जो मनुष्य है, इसकी जो है शुरुआत में अपने जीवन को पालने के लिए, अपनी आजीविका को कमाने के लिए, तो लिखेंगे आपका जीविका का साधन। मनुष्य के पास जो है आपका जीविका का साधन अपने जो है जीवन यापन के लिए जो इंसान है, वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता था, उसका मुख्य कारण क्या था? तो इंसान की आदि मानव की जो जीविका का जो साधन था दोस्तों, वो था शिकार। और इंसान जो है वो शिकार के ऊपर ही निर्भर था। इंसान जो है जानवरों को मारता था, उनको कच्चा ही जो है वो खाता था। उनके मनोरंजन का और जीविका का जो साधन है वो शिकार ही था। और इंसान ने जो सबसे पहले जो हथियार है, शिकार करने के लिए इंसान ने सबसे पहले जो हथियार को अपनाया था, तो इंसान के द्वारा पहला जो हथियार है जो अपनाया गया, पहला हथियार था कुल्हाड़ी। और जो ये कुल्हाड़ी है, ये पत्थरों की बनी होती थी। पहला हथियार इंसान के द्वारा प्रयोग किया गया है कुल्हाड़ी। इंसान ने पहला हथियार कुल्हाड़ी प्रयोग किया था। उसके अलावा अगर इंसान ने जो है पहले किस जानवर को पाला था पाषाण काल के समय में, तो पहला पालतू जो पशु था, हमारी किताबों के अंदर जो उसका शब्द दिया गया है वो शब्द है श्वान। लेकिन जो है हम आपको नॉर्मल जो लोकल हमारा यूज है वो करते हैं। पहला पालतू जो पशु इंसान ने बनाया वो था कुत्ता। और इंसान ने इसी पाषाण काल में, क्योंकि ये पाषाण काल है, हर जगह पत्थर ही थे और पत्थरों का ही जिक्र जो है वो आता था। और इंसान ने पत्थरों से ही पूरा पाषाण काल के समय में जो है आपका आग का आविष्कार किया है। और इंसान ने पत्थरों से ही जो है आपका पाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया है। तो पूरा पाषाण काल में, जो पूरा पाषाण काल है, जो सबसे प्राचीन पाषाण काल है, इसके अंदर इंसानों ने जो है वो आग का आविष्कार किया था। आग का आविष्कार जरूर हुआ था, लेकिन आग का प्रयोग जो है वो नव पाषाण काल में शुरू किया गया। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। उसके अलावा नव पाषाण काल में ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हैं, जो पढ़ाई जाती हैं। हालांकि आर्मी का जो लेवल है वो सिंधु सभ्यता के बाद का आता है, लेकिन 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पढ़ानी ज़रूरी होती हैं, जो बिल्कुल ही नॉर्मल हैं। तो आपका जो है नवपाषाण काल के अंदर इंसान ने जो है वो पहिए का आविष्कार किया था। और ये सारी जो है आपका वो इंसान ने, पाषाण काल था, पत्थरों को रगड़ के ही, पत्थरों को काट के ही सब कुछ करते थे। जब पत्थरों को रगड़ते थे तो पहली बार आग का आविष्कार हुआ। और उन्हीं पत्थरों को काट कर इंसान ने जो है पहली बार पहिए का आविष्कार जो है वो किया था। पाषाण काल के बाद अगर हम बात कर लें,
तो हमारा जो इतिहास है, जो हमारे आर्मी के लेवल का है, जो हमारा इतिहास है वो 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा है प्राचीन इतिहास, जिसको हम आपका प्राचीन भारत कहें, प्राचीन इतिहास कहें। और जो प्राचीन इतिहास है, आर्मी के लेवल के एग्ज़ाम के अंदर इसको पढ़ाया जाता है 250 ईसा पूर्व से। यानी कि इसको पढ़ाया जाता है सिंधु सभ्यता से लेकर, जब सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता से लेकर इसको पढ़ाया जाता है हर्षवर्धन राजा जो हुए, पुष्यभूति वंश के जो राजा हुए हर्षवर्धन, उसके काल तक जो है आपका वो प्राचीन इतिहास पढ़ाया जाता है। क्योंकि किसी भी देश का जो इतिहास बदलता है वो तब बदलता है जब उस देश के ऊपर राज करने वाले जो राजा हैं वो बदल जाएं। जब हम इस दुनिया में सबसे जो प्राचीन जो धर्म है वो सनातन धर्म है, और प्राचीन इतिहास में जितने जो आपका धर्म बने, जो प्राचीन धर्म से आप सॉरी सनातन धर्म से जो बने, उन धर्मों का जिक्र भी आपका प्राचीन इतिहास में आता है। जैसे कि बौद्ध धर्म हो गया और जैसे कि आपका जैन धर्म हो गया। तो प्राचीन सनातन से बनने वाले धर्म से बौद्ध धर्म, उसको भी हम आपका प्राचीन इतिहास में पढ़ाते हैं। प्राचीन इतिहास से बनने वाले जैन धर्म को भी हम प्राचीन इतिहास में पढ़ाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, भारत के जो सनातनी राजा हैं इनका जो है राज खत्म हुआ और भारत के अंदर जो है आपका मुस्लिम राजा आए। तो इतिहास बदल गया, राजा बदल गए, सनातन धर्म से जो आपका वो चले गए, आपका वो चले गए मुस्लिम पर। तो हमारे देश में जब मुसलमानों का राज हुआ तो फिर शुरू होता है मध्यकालीन भारत। जब भी हमारे देश के ऊपर राज करने वाला, इतिहास बदलेगा, राज करने वाले जो लोग हैं वो बदलेंगे, तो जो है आपका देश का इतिहास बदल जाएगा। सनातन धर्म से जो आपका इस धर्म से चलकर जब ये आपका मध्यकालीन भारत में गया तो यहाँ पर आ गया मुस्लिम्स का राज। और हमारे देश में जो सबसे पहला मुस्लिम आया था वो अरब मुसलमान था, अफगानी नहीं था, तुर्क नहीं था, अरब मुसलमान था। और वो आपको पता ही है कि देश के अंदर पहला जो मुसलमान शासक आया वो था मोहम्मद बिन कासिम। और जो मोहम्मद बिन कासिम हैं ये 712 में आए थे, 712 में आए थे, अरब मुसलमान थे। इनके बारे में तो मुसलमानों का आगमन शुरू हुआ और हमारा जो है इतिहास वो बदल गया। और मुसलमानों के बारे में, हम इस्लाम के बारे में, हम मध्यकालीन भारत में मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करके हम इसको पढ़ते हैं औरंगजेब तक। जो औरंगजेब हुए हैं, औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में। हालांकि आखिरी मुगल शासक जो है आपका वो बहादुर शाह जफर था, जिनकी मृत्यु 1857 की क्रांति के बाद हुई थी। लेकिन जो है जब तक या मुसलमानों का, मुगलों का प्रॉपर शासन रहा हमारे देश के ऊपर अंदर, तब तक जो है आपका वो मध्यकालीन इतिहास जो है वो उसके अंदर पढ़ाया जाता है। मध्यकालीन की बात अगर हम बात करें, अब मुस्लिम्स हमारे देश में आए हैं तो मुस्लिम्स के साथ यहाँ पर हमारे देश के अंदर जो है वो इस्लाम धर्म भी आया था। और जब हमारे देश के अंदर मुसलमानों का राज जो है वो खत्म हो गया और हमारे देश के अंदर जो है अंग्रेजों का, या हम कहें कि विदेशियों का जो राज है वो शुरू हुआ, तो उसको हम पढ़ते हैं आपका आधुनिक भारत के अंदर। जो आधुनिक भारत है इसको हम आधुनिक भारत कहें या इसको हम आधुनिक इतिहास कहें, एक ही बात है। कुछ बुक्स में आपको इसका आधुनिक भारत दिया होता है, कुछ में आपका आधुनिक इतिहास दिया होता है। आधुनिक इतिहास, वैसे हमारे देश के अंदर अंग्रेज जो है वो सिर्फ व्यापार करने के इरादे से जो है भारत के अंदर आए थे, एक कंपनी बनाकर आए थे। 31 दिसंबर 1600 को आए थे हमारे देश के अंदर जो अंग्रेज हैं। लेकिन उनसे पहले हमारे देश के अंदर विदेशी भी जो है उनसे पहले और आ चुके थे। और हमारे देश में सबसे पहले जो यूरोपीय जो लोग पहुंचे वो थे, आप सभी को पता ही है, हमारे देश में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है इतिहास का जो लगभग सभी बच्चों को पता होता है कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा जो है वो आया था। ये बात हर बच्चे को लगभग पता होती है, क्योंकि ये बात हमारे दिमाग पे जो स्ट्राइक करते हैं कि पहला अंग्रेज जो है वास्को डी गामा था, जो भारत आया था 1498 में। हालांकि यह बात आपको देख लेनी चाहिए कि हमारे देश के अंदर जो यूरोपीय लोग हैं वो मुगलों से पहले आ गए थे, मुगलों से पहले आ गए थे। क्योंकि मुगल हमारे देश में पानीपत के पहले युद्ध 1526 में आए थे, लेकिन उनसे पहले पुर्तगाली आ गए थे 1498 के अंदर। और इन्हीं पुर्तगालियों ने 1510 में जो है वो गोवा के ऊपर अधिकार कर लिया था। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके ऊपर सबसे पहले अधिकार किया गया 1510 में। और गोवा ही एक ऐसा राज्य है जिसके जो है आपका सबसे बाद में उसको जो है आपका स्वतंत्र किया गया 1961 में। हमारा भारत जो है आपका पूरा भारत लगभग 1947 में आज़ाद हुआ था, और जो गोवा है वो 1961 में आज़ाद हुआ था। तो गोवा के ऊपर जो है विदेशियों का जो शासन है वो लगभग आपका 450 सालों तक रहा था, 1510 से लेकर 1961 तक जो है आपका। इस प्रकार से तो आधुनिक भारत की शुरुआत होती है
पुर्तगालियों से। और आधुनिक भारत जो है आपका चलता है, ये चलता है 1947 तक चलता है, जब तक भारत जो है वो आज़ाद नहीं हो गया। तो ये जो है आपका 3 प्रकार के इतिहास हैं। पहला जो है प्राचीन इतिहास है, जो आपका सिंधु सभ्यता से लेकर हर्षवर्धन के राज्य तक चलेगा। दूसरा मध्यकालीन इतिहास है, जो मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब तक पढ़ाया जाएगा। और तीसरा जो आपका वो आधुनिक इतिहास है, जो पुर्तगालियों के 1498 से लेकर 1947 तक जो है आपका वो पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपका वो रहता है, जो हमारे इतिहास की आपकी इंट्रोडक्शन है, इस प्रकार से हम करते हैं। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे आपको जो है कम से कम करवाने की। उसके बाद अगर बात करें हम, प्रॉपर क्लास में आपको पढ़ाया जाता है कि सिंधु सभ्यता, सबसे पहले हम सिंधु सभ्यता पढ़ाएंगे, हड़प्पा सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद जो हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं कि हमारे यहाँ पर आर्य आए। आर्य का मतलब श्रेष्ठ था। आर्य हमारे देश में आपका वो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया के अंदर कौन से देश पड़ते हैं? उज्बेकिस्तान जो है, तजाकिस्तान, इस प्रकार के। और ये उनको मध्य एशिया से, मैक्स मुलर ने जो है मध्य एशिया से क्यों माना? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो आपका एक अभिलेख मिला था बोगाज कोई का नाम का, और वहाँ मध्य एशिया के जो लोग हैं वो इंद्र को मानते थे। और हमारे जो वेद हुए हैं उनमें भी इंद्र को जो है आपका जो है देवता माना गया है, इंद्र की पूजा की गई है। इसलिए जो है मैक्स मुलर ने कहा कि आर्य भारत के अंदर जो है वो मध्य एशिया से आए थे। अब उसके बाद वो एशिया में आकर रहने कहाँ पर लग गए? एशिया के अंदर आपका वो सप्त सिंधु क्षेत्र में आने रहने लग गए, क्योंकि सप्त सिंधु वो क्षेत्र है जिसमें पंजाब की 5 नदियाँ, छठी नदी आपकी सिंधु है, और 7वीं नदी जो है आपका वो हरियाणा की सरस्वती है। इन 7 नदियों के जो बीच का क्षेत्र है, इसको सप्त सिंधु क्षेत्र कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता आती है। सिंधु सभ्यता के बाद आपको पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाया जाता है वेदों के बारे में, जिनका कोड बनता है इस प्रकार से RSYA। आर से बनता है ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद है। एस से बनता है सामवेद, वाई से बनता है यजुर्वेद, और ए से बनता है अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है वो सबसे पुराना, सबसे नया वेद है, सबसे बाद का वेद है। जो ऋग्वेद है वो सबसे बड़ा वेद है, सबसे पहला वेद है। इस प्रकार से वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता के बाद आपको पढ़ाया जाता है, फिर पढ़ाया जाता है महाजनपद के बारे में। हमारे देश के अंदर जो है आपका वो महाजनपद हुए। हालांकि महाजनपद से आर्मी के अंदर जो क्वेश्चन आया है, टोटल महाजनपद हमारे देश के अंदर हुए जो हैं वो हुए हैं 16। और आर्मी के अंदर जो सबसे ज़्यादा महाजनपद पूछा जाता है, वो पूछा जाती है कि अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो अंग महाजनपद की जो राजधानी है वो थी चंपा। आर्मी के अंदर इस क्वेश्चन को जो है सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। हालांकि महाजनपद में आपका सबसे मुख्य जो महाजनपद था वो था मगध महाजनपद। और मगध महाजनपद की जो राजधानी है वो थी राजगृही या गिरिवर्ज। तो ये जो है उसके बाद जो है आपको महाजनपदों के बारे में पढ़ाया जाता है। महाजनपद पढ़ाने के बाद फिर जो है आपको मगध के ऊपर लाया जाता है। और मगध में, मगध साम्राज्य के अंदर जितने भी राजा हुए उनको जो है आपका ये डेमो क्लास है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो मगध साम्राज्य है इसमें कौन कौन से राजा हुए इनका कोड बनाया जाता है। एक इस प्रकार से एक कोड बनाया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग सभी जितने भी हमारे यहाँ पर राजा हुए वो एक उसके अकॉर्डिंग जो है आपका एग्जाम में याद रह जाए। जैसे कि है से बनेगा पहला वंश आएगा हर्यक वंश, ऐसे आएगा हर्यक वंश। तो हमारे यहाँ पर पहला वंश हर्यक हुआ। दूसरा आएगा सी, इससे बनेगा शिशुनाग वंश। हर्यक के वंश आपका दूसरा जो है आपका आता है वो शिशुनाग वंश आता है। फिर न बनेगा, न से बनेगा नंद वंश। फिर मैं बनेगा, मैं से बनेगा मौर्य वंश। इस प्रकार से मौर्य वंश हो गया। फिर सु से बनेगा शुंग वंश, और कैसे बनेगा कर्ण वंश। तो इस प्रकार से जो आपका कोड के अकॉर्डिंग जो है आपको वंशों के बारे में पढ़ाया जाएगा, ताकि जो है आपको सारे के सारे याद रहें और वो आपको एक सीरीज में याद रहें। ऐसे हो गया हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कर्ण वंश। आपके एग्जाम में यहाँ पर जो सबसे मुख्य आता है वो नंद वंश आता है। नंद वंश का जिक्र कब आता है? जब हमारे देश के ऊपर जो है आपका वो सिकंदर हमला करते हैं। नंद वंश के जो संस्थापक थे वो थे महापद्मानंद, और नंद वंश के जो आखिरी शासक जो सिकंदर के समकालीन थे वो थे धनानंद। तो वहाँ से आपका मुख्यतः शुरू होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हर्यक वंश, फिर इसके संस्थापक आ जाते हैं बिंबिसार आ जाते हैं। फिर शिशुनाग वंश आता है, फिर इसके संस्थापक आ जाते हैं शिशुनाग। फिर नंदवंश आता है, इसके संस्थापक आ जाते हैं महापद्मानंद। फिर मौर्य वंश आता है, इसके संस्थापक आ जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद जो आपका शुंग वंश आता है,
और उसके बाद कर्णवंश। इनके संस्थापक जो है वो आपको प्रॉपर करवाए जाते हैं, पूरी डिटेल में जो है आपको बताया जाता है। ये हमारी डेमो क्लासेज है और डेमो क्लास के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। हम आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उज्जवल डिफेंस एकेडमी के अंदर आपको किस लेवल का पढ़ाया जाता है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम आपको पढ़ा दिया है। हमारी कोशिश रहती है कि जब हम पढ़ाएं तो एक एक शब्द जो है वो बच्चों को याद रहे और बार बार जो है उनकी जो है उनको याद करना ना पड़े। हमारी यही जो है आपका हमारी एकेडमी की यही खासियत है। हमारे जो बच्चे आते हैं, आप उनसे हमारी एकेडमी का रिव्यू लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त मिलेगा आपको, क्योंकि जो एक बार पढ़ा दिया उसको आप नहीं भूलोगे। ये उज्जवल डिफेंस एकेडमी की तरफ से जो है वो श्योरिटी बच्चों को दी जाती है और इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि इतिहास है। इतिहास में ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे देखते हैं कि इतिहास मुश्किल होता है, इसको याद कैसे करें। हम आपको पूरा बता देंगे कि किस राजा के साथ कैसा हुआ, कैसे वो राजा बना, किसने उसको धोखा दिया, किसके साथ उसकी लड़ाई हुई। तो जितनी भी टोटल स्टोरीज होती हैं वो बताया जाता है। जैसे कि हमारे देश में आपका सबसे महान मौर्य साम्राज्य हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी किस प्रकार से स्थापना की, उनके प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य के जो है नाम क्या क्या थे, कौन कौन सी पुस्तकें उन्होंने लिखी, उनकी जो है महारानी कौन थी, उनके समय में कौन जो है आपका उनका जो बताते हैं आपका कि कौन जो है शैल्यूकस निकेटर का राजदूत जो है भारत में आया था, कौन सी उनकी पुस्तक का नाम है। उसके बाद आपका जैसे गुप्त वंश आता है, गुप्त वंश को भारत का स्वर्ण कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? स्थापना श्रीगुप्त ने की है। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, किस वजह से कहा जाता है, किसने कहा उनको, ये प्रॉपर आपको एक वे के अंदर एक प्रॉपर स्टोरी बनाकर जो है आपको वो पढ़ाया जाता है। यहाँ पर अगर इसकी हम बात कर लें, हमने यहाँ पर आपको बताया कि जो है नंद वंश के बारे में। उसके बाद आपका हमारा जो आखिरी आता है वो पुष्यभूति वंश आता है। कुछ बुक्स में जो है पुष्यभूति वंश के बारे में बताया गया है कि इसको वर्धन वंश कहते हैं। पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। प्रभाकर वर्धन हुए हैं, उसके बाद राज्यवर्धन हुए हैं, उसके बाद हर्षवर्धन हुए हैं। आर्मी के अंदर जो है आपका पुष्यभूति वंश में सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका वो हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन ने खुद भी जो है आपका वो 3 किताबें लिखी थी और इनके दरबार में जो है आपका वो जो दरबारी थे आपका वो रहते थे इनके दरबार में, वो थे आपका बाण भट्ट, जिन्होंने हर्षचरित लिखी है, जिन्होंने कादम्बरी पुस्तक लिखी है। उनकी स्टोरी क्या है, हर्षवर्धन की कहानी क्या है, वो पूरी आपको डिटेल में एक बता दी जाती है, जिससे आपके दिमाग के ऊपर एक छाप रहेगी और आप हमेशा उसको याद रखोगे। इस प्रकार से इस व्यू से पढ़ाया जाएगा कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन देखते जाएंगे आपको कहानियां याद आती रहेंगी और आप उसको बिल्कुल सटीक जो है उसका आंसर दे पाएंगे। इन्होंने 3 किताबें लिखी। 3 किताबें कौन कौन सी थी? कौन सा व्यक्ति जो है जिनको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, कहाँ का वो रहने वाला था, भारत में जो है हवेनसांग जो हवेनसांग थे वो क्यों आए थे, कहाँ पर वो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आए थे, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, उनकी पुस्तक का जो नाम है वो चीनी भाषा में है, हिंदी भाषा में उसका अर्थ क्या बनता है। एक एक चीज़ जो है आपका बिल्कुल प्रॉपरली हम जो है एक एक बच्चे को, जब तक हमारी क्लास चल रही है, ऑफलाइन के अंदर भी हम ऐसा ही करते हैं, ऑनलाइन के अंदर ही हम ऐसा ही करेंगे कि जब हमारी क्लास चल रही है, जब तक बच्चे जो है फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं, उनको प्रॉपर रूप में समझ में नहीं आ जाता है, हम आगे नहीं बढ़ते हैं। हमें आपका एक चीज़ में चाहे आपका आधे घंटे की अगर पढ़ाना है और उसके ऊपर हमारा 1 घंटा लग जाता है, तो हम उसको प्रॉपर जारी रखते हैं जब तक बच्चों को वो पूरी तरह से समझ में नहीं आ जाता है। अब यहाँ से हम आपका प्राचीन भारत के बाद अगर बात करें मध्यकालीन भारत की, तो मध्यकालीन भारत में सबसे पहले आपको पता है कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि 712 में आए थे। मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो है हमारे देश में आते हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो आते हैं, उन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और उन्हें उनका सबसे बड़ा जो आक्रमण था वो 1025 में सोमनाथ के जो मंदिर है उनको लूटा था इन्होंने। और इसकी इनका जो आखिरी आक्रमण है 1027 में जाट राजाओं के खिलाफ हुआ था। ये महमूद गजनवी जो हैं। इनके बाद आते हैं मोहम्मद गोरी। भारत में इनके बाद आते हैं गौर साम्राज्य के राजा मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी जो है वो भी भारत पर आक्रमण करते हैं और उनका जो सबसे मुख्य आक्रमण जो है वो है तराइन के युद्ध। और तराइन के जो है आपका पहला युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था इसके अंदर जो है आपका वो मोहम्मद गोरी जो है वो जीत गए थे। मोहम्मद गोरी यहाँ पर आए, उसके बाद 1206 के अंदर जो है मोहम्मद गोरी की जो है मृत्यु हो जाती है और भारत के अंदर शुरू जो आपका हो जाता है वो शुरू होता है दिल्ली सल्तनत काल। मध्यकालीन भारत में मोहम्मद गोरी के बाद जो शुरू होता है वो शुरू होता है
दिल्ली सल्तनत काल उसको कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत काल में जितने भी राजा हुए, उनका कोड किस प्रकार से बनाया गया है? तो उनका कोड बनाया गया है इस प्रकार से, ताकि आपको प्रॉपर याद रहे कि पहले गुलाम वंश आया था, उसके बाद खिलजी वंश आया था, उसके बाद तुगलक वंश आया, उसके बाद सैयद वंश आया और उसके बाद लोधी वंश आया। एक भी चीज़ जो है आपको इस प्रकार से पूरी कहानी में इस प्रकार से करवा दी जाएगी कि आप जो है उसको भूलोगे नहीं। एग्ज़ाम तक छोड़िए, आप उसको ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे और आप उसको हमेशा याद रखोगे। इस प्रकार से स्टोरी के रूप में करवा दी जाएगी। पूरी एक-एक चीज़ जो है, पहले गुलाम वंश आया, ये कोड बनाया, आपको लागू कर दिया, आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप भूलोगे नहीं। ऐसा नहीं होगा कि खिलजी से पहले आप तुगलक को ले आओगे, तुगलक से पहले आप लोधी को ले आओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इस प्रकार से कोड होगा जिसे बनेगा गुलाम वंश। तो दिल्ली सल्तनत काल की जो शुरुआत हुई, वो गुलाम वंश से हुई और दिल्ली गुलाम वंश की जो स्थापना है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। जब आपके दिमाग में कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, तो आपके दिमाग में सीधा ही कुतुब मीनार के पर ध्यान जाता है। तो ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जिन्होंने कुतुब मीनार का जो है वो निर्माण करवाया था। तो दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत है वो कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक हुए, इल्तुतमिश हुए, रजिया सुल्तान हुई, बलबन हुए। तो ये जो है गुलाम वंश वाले आ गए। उसके बाद आता है आपका खिलजी वंश। कैसे आपका बनेगा खिलजी वंश? जिस प्रकार से कोड में करवाया गया है, ठीक उसी प्रकार से आपने जो है वो जारी रखना है। खिलजी वंश हुए, खिलजी वंश ये वही खिलजी वंश है। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी हुई है, जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, वो इसी वंश के राजा थे। और खिलजी वंश की जो स्थापना है, वो उनसे जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति 64 वर्ष की उम्र में, सबसे बुजुर्ग जो है, सबसे ज़्यादा उम्र में खिलजी वंश के संस्थापक ने खिलजी वंश की स्थापना की थी, जिनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो है आपका, वो इस वंश के संस्थापक थे। जलालुद्दीन खिलजी के बाद दूसरे आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद आपके आते हैं मुबारक खिलजी। किस किस राजा ने कौन कौन सी जो है वो कानून नियम बनाए, किसने आपकी कौन सी राजधानी बनाई, क्या क्या युद्ध उन्होंने किए, मलिक काफूर के बारे में, सेनापति के बारे में, दक्षिण विजय पर भेजा, नगद वेतन शुरू किया, किस राजा ने क्या किया, वो पूरी स्टोरी में जो है आपको वो सुनाया जाता है। उसके बाद जो आपका आता है, टी से बनता है खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। जो तुगलक वंश है, इसकी स्थापना की थी ग्यासुद्दीन तुगलक ने। और तुगलक वंश में हम सभी को जो याद है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ये वही मोहम्मद बिन तुगलक हैं जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद या देवगिरी कर दी थी आपका। ये वही मोहम्मद बिन तुगलक हैं जिन्होंने सोने और चांदी के सिक्कों को बंद करके जो है आपका वो तांबे जो है और कांसे के सिक्के जो है वो चला दिए थे। ये वही मोहम्मद बिन तुगलक हैं जिन्होंने आपका दोआब के एरिया पर उस समय जो है कर लगा दिया था, जिस समय वहां पर अकाल पड़ा हुआ था। तो ये तुगलक वंश के बारे में जो पूरी स्टोरी है आपको क्लास में करवाई जाएगी। हम आपको एक डेमो क्लास के रूप में इस प्रकार से बता रहे हैं कि आपको पढ़ाया किस प्रकार से जाता है उज्जवल डिफेंस एकेडमी के अंदर। उसके बाद जो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने भारत में काम किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरें बनाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी बदली थी। फिरोज शाह तुगलक ने देश के अंदर शहरों का निर्माण करवाया। उज्जवल डिफेंस एकेडमी हरियाणा में है। हरियाणा के अंदर उन्होंने हिसार और फतेहाबाद जो नगर हैं, और इस प्रकार से लगभग 300 नगर जो है आपका वो बनाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बनाए थे। तो वो आ जाता है आपका तुगलक वंश के ऊपर। तुगलक वंश के बाद अगर हम बात करें, तो हमारे देश के अंदर फिर आपका आता है सैयद वंश। सैयद वंश जो है आपका, सैयद वंश के संस्थापक थे खिजर खान। खिजर खान ने जो है भारत में संस्थापक हुए सैयद वंश के। लेकिन इनके बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि ये जो है आपका वो भारत में शासन नहीं करते, यहाँ से ये कर इकट्ठा करते थे और जिस राजा ने इनको बनाया था उनको जो है ये भेजते थे, जिनके ये सेनापति थे खिजर खान। सैयद वंश के बाद जो है आपका लास्ट आता है लोधी वंश। ये वही लोधी वंश है जिसका जो है युद्ध हुआ था 1556 में। इब्राहिम लोधी का युद्ध हुआ था और इनको हराकर बाबर जो है भारत का राजा बन गया था। ये वही लोधी वंश है जिसके संस्थापक का नाम है बहलोल लोधी। इसके संस्थापक बहलोल लोधी हैं। उसके बाद सिकंदर लोधी हुए जिन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। और उसके बाद जो है आपका इब्राहिम लोधी हुए जिनको हराकर बाबर ने भारत के अंदर जो है आपका वो मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो इस प्रकार से एक सीरीज रहेगी, एक कहानी रहेगी कि किस प्रकार से किन की वजह से उनको हारा। अब आप सबको पता है
कि भारत के अंदर जितनी बार भी दूसरी शक्ति का आकर जो है भारत में अधिकार हुआ है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं भारत के अंदर रहने वाले उन लोगों की कमी रही है जिन्होंने अपने राजा के साथ जो है आपका वो गद्दारी की है। जयचंद की बात कर लें तो मोहम्मद गौरी का शासन इसलिए हुआ क्योंकि जयचंद ने गद्दारी की थी। लोधी का शासन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर आपका दौलत खान लोधी ने, राणा सांगा ने जो है आपका वो गद्दारी की थी। उसके बाद अंग्रेजों का शासन इसलिए हुआ क्योंकि सिराजुद्दौला के साथ जो है आपका वो मीर जाफर ने जो है वो गद्दारी की थी। तो इस प्रकार से जितनी भी कहानियां हैं, पूरे स्टिक तरीके से आपको किस प्रकार से आपको याद रखना है, किस प्रकार से इतिहास आपको करना है, किस प्रकार से आपकी बेहतरीन के लिए उज्ज्वल एकेडमी किस प्रकार से काम करती है, वो प्रॉपर जो है आपको ऐप के ऊपर बताया जाएगा। और हमारी जो ऐप है उज्ज्वल एकेडमी वाली, हमारी जो ऐप है वो 10 से 15 तारीख के बीच में जो है वो लॉन्च कर दी जाएगी। जो आप सभी तक बच्चों, जो जितने बच्चों के हमारे पास कॉल आ रहे हैं, हमारी ऐप के अंदर आपको इसी प्रकार से नहीं कि सिर्फ पढ़ाया जाएगा, हमारी ऐप के अंदर आपको इतने अनगिनत जो है जो टेस्ट हैं जो आपको बना दिए गए हैं आपकी बेहतरीन के लिए, आपकी बेहतरी के लिए जो बनाया गया, आपको टेस्ट मिलेंगे वहाँ पर। आप जो है टेस्ट की सीरीज ले सकते हैं, आप अलग से टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, आप अलग से जो है कोर्स है वो खरीद सकते हैं। आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारी ऐप के ऊपर आपको सिर्फ आर्मी का ही सिलेबस मिलेगा, हमारी ऐप के ऊपर आपको IBPS का भी मिलेगा जो बैंकिंग का सेक्टर होता है, हमारी ऐप के अंदर आपको UPSC का भी मिलेगा। सब कुछ जितना मटेरियल है वो हमारी ऐप के ऊपर लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर उज्ज्वल डिफेंस एकेडमी डिफेंस के सेक्टर में ज़्यादातर काम करती है, तो हमारे जो छात्र हैं उनके लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी सहूलियत के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हुए हैं और हमारे यहाँ पर अम्बाला में पहुँच नहीं पाते हैं, तो उनके लिए, उनकी जो है आपका बातों को ध्यान में रखते हुए उनसे जो है सलाह मशवरा करने के बाद जो हम आपका ऐप लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि उज्ज्वल एकेडमी अपनी ऐप लेकर आए, जो कि 10 और 15 तारीख के बीच में जो है वो हम जो है आपके लिए लेकर आ जाएंगे। तो उसके बाद लोधी वंश को हराकर हमारे देश के अंदर जो आपका आ जाता है, फिर हमारे देश में आता है मुगल वंश। हमारे देश में मुगल वंश आता है और मुगल वंश के जितने भी राजा हुए उनका कोड बनता है इस प्रकार से, क्योंकि सारी की सारा इतिहास, सारी की सारी हिस्ट्री, सारी की सारी जो है आपकी जीके साइंस जो है इसी प्रकार से आपको इतने स्ट्रिक्ट तरीके से करवाएंगे कि आप जो है नहीं भूलोगे, एग्जाम तक छोड़िए, एग्जाम के बाद तक नहीं भूलोगे। और उज्ज्वल एकेडमी आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए हमेशा काम करती रहेगी। तो मुगल वंश के जितने भी राजा हुए उनका कोड इस प्रकार से है। हालांकि बहुत सारे राजा ऐसे हुए हैं जिनका नाम नहीं आता है, जो हमारी आर्मी के लेवल से, एग्जाम के लेवल से थोड़ा अप होते हैं, उनको हम नहीं करवाएंगे। जो आपके पेपर के लिए एग्जैक्ट है, ये उज्ज्वल एकेडमी का जो है आपके से प्रति भरोसा है हमारे बच्चों का, हमारा आप सभी को जो है आपका विश्वास है, उसी विश्वास को बरकरार रखते हुए इतना जरूर रहेगा कि जो सिलेबस आपका रहेगा, जो सिलेबस आपका रहेगा वो हमारे पढ़ाए हुए से बाहर बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आएगा। जितने हमारे एग्जाम हुए, जो अभी जितने भी एग्जाम हुए हमारी जो है पढ़ाए हुए से बाहर नहीं आया है। हम ऑनलाइन आपको ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं आएगा, और अगर ऐसा आएगा तो आपको वो ऐसा मिलेगा जिसको पूरे भारत में किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, वो सबके लिए बाहरी होगा। अगर जो आएगा पढ़ाने से आएगा, इसका दावा जो है हमारी एकेडमी आपके लिए करती है। तो मुगल वंश पढ़ते हैं। मुगल वंश में पहले बी दिया हुआ है, बी से आता है बाबर। तो पहले बाबर हुए जिन्होंने मुगल वंश की स्थापना की। उसके बाद जो है हुमायूं, एच से बनता है हुमायूं, हुमायूं हुए जिन्होंने दीन पनाह नगर की स्थापना की। उसके बाद ए से बनता है अकबर महान हुए, जिन्होंने जो है आपका अपने दरबार के अंदर नवरत्न रखे, जिन्होंने जो है आपका पानीपत का दूसरा युद्ध जीता। हालांकि पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो अकबर ने ना लड़कर, इनके जो है आपका संरक्षक रहे बैरम खान ने जीता था। और भारत के जो है रेवाड़ी के राजा रहे, जो पहले व्यापारी थे, हेमचंद्र, उनसे जो है आपका युद्ध को जीता था, पानीपत के दूसरे युद्ध को। अकबर के बाद अगले आते हैं जहांगीर। जहांगीर ये वही राजा हैं जो मशहूर थे सोने की चैन की, न्याय की जंजीर के लिए, जिन्होंने आपका भारत के अंदर चित्रकला का स्वर्ण काल जो कहा जाता है वो जहांगीर के काल को कहा जाता है। उसके बाद आता है शाहजहां। शाहजहां ये वही हैं जिनके काल को स्थापनाओं का स्वर्ण काल कहा जाता है। इन्होंने भारत के अंदर लाल किला बनवाया, इन्होंने भारत के अंदर जामा मस्जिद बनवाई, इन्होंने भारत के अंदर ताजमहल बनवाया। और यही क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आया हुआ था मंडी ARO के अंदर, फिलहाल जो लास्ट एग्जाम हुआ अभी आर्मी अग्निवीर का। और इससे क्वेश्चन अगर बढ़ाते तो पूछते हैं कि जो ताजमहल है उसके वास्तुकार, उसके आर्किटेक्ट कौन थे। अगर आप छोटी बुक पढ़ते हो तो उसके अंदर आपको मिलता है कि उस्ताद ईसा जो है उसके आर्किटेक्ट थे। अगर आप थोड़ा अच्छे लेवल की पढ़ते हो, उस्ताद अहमद लाहौरी उनका नाम था, जो ताजमहल के आर्किटेक्ट थे, वास्तुकार थे।
शाहजहां के बाद आखिरी आते हैं और ए से बनते हैं औरंगजेब। शाहजहां के बाद आते हैं, ए से बनते हैं औरंगजेब। औरंगजेब वो राजा थे जो सुन्नी धर्म को मानते थे, जिनको जिंदा पीर कहा जाता था, जिनके समय में गुरु तेग बहादुर ने जो है आपका लाल किले में जाकर अपना सर जो है काट कर इनके सामने रख दिया था। और उसी लाल किले के बाहर जो शीशगंज का गुरुद्वारा है, वो गुरु सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की याद में बनाया गया है। तो हम मुगल काल पढ़ रहे हैं, हम मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपका जिक्र आ जाता है गुरु गोविंद सिंह का, सिखों के 9वें गुरु का। तो हम यहाँ पर आपका सिख धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे कि सिख धर्म की स्थापना तलवंडी में जन्म लेने वाले गुरु नानक देव जी ने की थी। सिखों के जो है चौथे गुरु कौन थे, सिखों के 5वें गुरु कौन थे, सिखों के 9वें गुरु कौन थे, सिखों के 10वें गुरु ने क्या किया, सिखों का जो इसके बाद गुरु क्यों नहीं हुए, कि जो है सिखों में क्या क्या जो है पंच ककार है वो किसने चलाए। यहाँ पर जो है आपका जो संगत और पंगत की नीति है वो किसने चलाई। अमृतसर शहर को किसने बसाया। अमृतसर शहर के जो जलाशय है उसके अंदर जो है आपका स्वर्ण मंदिर का या हरमंदिर साहिब का जो निर्माण है वो किसने करवाया। उसके बाद जो आपका आता है कि गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण या आदि ग्रंथ कहते हैं, उसका निर्माण किसने करवाया। जो यहाँ पर आपका जो है हमारे सिखों के आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ, उनकी जो मृत्यु वो नांदेड़ साहिब में हुई। तो पूरे एक एक चीज़ जो है आपको स्टोरी के रूप में बताया जाएगा। ये हमारी डेमो क्लास है और उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बताने का एक क्राइटेरिया दे रहे हैं कि उज्जवल एकेडमी के अंदर इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाता है। और इसी प्रकार से हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी इसी प्रकार से पढ़ाया जाएगा। और इतनी जो है वो दावा है उज्जवल एकेडमी का कि जो आपको पढ़ाया जाएगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब ये इतिहास है, इसके बाद अगर आप बच्चों की फरमाइश हुई जो आपका वो पॉलिटी की डेमो भी लाई जाएगी, ज्योग्राफी की भी लाई जाएगी, करंट अफेयर क्या क्या आ सकता है वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद जो है साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी है कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा। स्टैटिक जीके में किस प्रकार से पढ़ाना है, यूएनओ को किस प्रकार से याद करवाना है, प्रथम व्यक्ति, एक एक चीज जो है आपका आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर सीरीज में आपको पढ़ाया जा रहा है, एक कहानी के साथ आपको जो है आपके सामने जो है सारे जो है वाक्यात वो पेश किए जा रहे हैं, उसी प्रकार से आपको जो है पढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा कि आपको एक एक चीज है हमेशा याद रहने वाली है। उसके बाद जो है मुगल काल के बाद आखिरी राजा यहाँ पर होते हैं औरंगजेब, क्योंकि इनके बाद जितने भी राजा हुए वो महान नहीं हो पाए। उन्होंने जो ऐसे कार्य नहीं किए कि उनका जिक्र हमारे इतिहास में आ जाए। फर्रुख सियर आ जाएं, मोहम्मद शाह आ जाएं। तो ये मोहम्मद शाह जो रंगीला हैं, इनके समय भारत के अंदर जो है आपका वो 1739 में जो मयूर सिंहासन शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, जो कोहिनूर हीरा उस मयूर सिंहासन के ऊपर लगाया गया था 1739 में। ईरान के नेपोलियन आते हैं यहाँ पर नादिर शाह, और जब नादिर शाह यहाँ पर आते हैं तो मोहम्मद शाह के साथ उनका युद्ध होता है और भारत के अंदर से वो जो है आपका तख्ते ताउस ले जाते हैं। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी जो मुगल राजा है वो जो है आपका मोहम्मद शाह था। तो जितने औरंगजेब के बाद जितने राजा हुए उन्होंने कुछ ऐसे कार्य नहीं किए कि इतिहास उनको जो है एक महान राजा के रूप में याद रखे। तो मध्यकालीन भारत में आपका औरंगजेब तक पढ़ाया जाता है। औरंगजेब के पढ़ाने के बाद अगर हम बात कर लेते हैं अभी आधुनिक भारत की, अगर हम बात करें आधुनिक भारत में अगर हम लेकर चलें तो हम आपको पढ़ाते हैं पुर्तगालियों के बारे में। पुर्तगाली भारत में आए, उसके बाद हम पढ़ाते हैं आपको जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई, अंग्रेज जो भारत में आए वो भारत में आए उनके बारे में पढ़ाते हैं। फ्रांसीसी भारत में आए उनके बारे में पढ़ाते हैं। हालांकि इनके अलावा फ्रांसीसी, अंग्रेज और पुर्तगालियों के अलावा डच भी आए, डेनिश भी आए, स्वीडिश भी आए। लेकिन हमारा आर्मी का जो जीडी का बच्चों का या क्लरिकल का जो लेवल है वो इतने लेवल नहीं रहता है कि हम आपको वो पढ़ाएं। तो उज्जवल एकेडमी की हमेशा मेन मोटो यही रहता है कि बच्चों को जो पढ़ाया जाए आपका, हमारी एकेडमी काम क्या करती है, हमारी एकेडमी करती है कि अगर आपके सामने इतनी बड़ी बुक है उसको आपने इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ना क्या है, उसको याद किस प्रकार से करना है, वो आपके सामने जो है उज्जवल एकेडमी लेकर आती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है पढ़ाया जाता है। यहाँ पर हमारी डेमो क्लासेज है, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं। पुर्तगाली भारत में आए 1498 के अंदर, अंग्रेज भारत में आए 1600 में, फ्रांसीसी भारत के अंदर आए 1664 में। अंग्रेज और फ्रांसीसियों का युद्ध जो है वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, और उसके बाद जो है फ्रांसीसियों का जो अस्तित्व है वो लगभग जो है आपका वो खत्म हो गया था। आधुनिक भारत के अंदर हम मेनली पढ़ते हैं वो अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हैं। अंग्रेजों ने पहला युद्ध किया था प्लासी का युद्ध।
और जो प्लासी का युद्ध है ये हुआ था 1757 में। 1757 में प्लासी का जो युद्ध हुआ, ये युद्ध जो है आपका सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था, जिसके अंदर आपका मीर जाफर ने गद्दारी की थी और वहां से सिराजुद्दौला जो है मैदान से भाग गए थे। मीर जाफर के पुत्र मीरेन ने जो है उनकी हत्या कर दी थी। तो ये प्लासी का युद्ध था। प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के लगभग 150 सैनिकों को उठाकर जो है आपका एक कमरे के अंदर बंद कर दिया था। जब सुबह दरवाजा खोला गया तो लगभग 123 जो है वो दम घुटने की वजह से वो अंग्रेजी सैनिक मारे गए थे। इसको ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। अंग्रेज जो है इस बात से तंग हो गए, इस वजह से उन्होंने आपका सिराजुद्दौला के खिलाफ जाना शुरू किया। और प्लासी हालांकि कमजोर थे, सिराजुद्दौला को हरा नहीं सकते थे, तो उन्होंने आपका दूसरा तरीका अपनाया। उन्होंने मीर जाफर को राजा की जो है आपका लालच दिया और मीर जाफर ने गद्दारी की और 1757 में प्लासी का युद्ध जो है आपका सिराजुद्दौला बिना लड़े जो है वो हार गया था। उसके बाद मीर जाफर राजा बने। मीर जाफर के राजा बनने के बाद फिर मीर जाफर को जो है अंग्रेजों ने हटाया, फिर उनकी जगह मीर कासिम को राजा बनाया और फिर होता है बक्सर का युद्ध। जो बक्सर का युद्ध हुआ वो होता है जी 1764 में। और 1764 में बक्सर के इस युद्ध में मीर कासिम जो है वो हार गया था और अंग्रेज जीत गए थे। दोबारा मीर जाफर को राजा बना लिया था और बंगाल के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। ये वो बंगाल नहीं है जो आज का बंगाल है। इस बंगाल के अंदर बांग्लादेश आता था, इस बंगाल के अंदर बिहार आता था, इस बंगाल के अंदर उड़ीसा आता था। जब प्लासी और बक्सर के युद्ध आप किताबों के अंदर पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा ही होगा कि बंगाल बिहार उड़ीसा की जो दीवानी है वो अंग्रेजों को मिल गई थी। दीवानी जो है आपका वो केस होते हैं, जैसे हमारी आम जिंदगी के अंदर जो केस होते हैं वो या तो आपका जो है संविधानिक होता है या फौजदारी का होता है या दीवानी का होता है। दीवानी केस वो होते हैं जो आपका संपत्ति से संबंधित होते हैं, फौजदारी केस वो होते हैं जो लड़ाई झगड़े से संबंधित होते हैं, संवैधानिक केस वो होते हैं जब कोई व्यक्ति संविधान की उल्लंघना करता है। तो इस प्रकार से जो दीवानी है वो अंग्रेजों के पास चली गई थी। बक्सर के युद्ध के बाद फिर भारत में जो अंग्रेजों का ध्यान जाता है वो जाता है मैसूर की तरफ। मैसूर के राजा थे हैदर अली और मैसूर के राजा थे टीपू सुल्तान, जिनकी राजधानी थी श्रीरंगापट्टनम। मैसूर के जो है आपका 1767 से आपका जो है 4 युद्ध हुए। पहला युद्ध आपका हैदर अली जीता, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके बाद टीपू सुल्तान ने युद्ध लड़ा, फिर तीसरा युद्ध टीपू सुल्तान हार गए। अंग्रेजों ने मैसूर का आधा राज्य ले लिया, 3 करोड़ की संपत्ति जो है उनके लिए उनसे ले ली। 1799 में मैसूर का चौथा युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और मैसूर के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो इस प्रकार से मैसूर आता है। मैसूर के बढ़ाए जाने के बाद फिर अंग्रेजों के भारत में अंदर जो है आपका गवर्नर जनरल भारत के अंदर आए, जिनमें से पहला अगर हम बंगाल के बारे की बात करें तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था आपका वारेन हेस्टिंग्स। 1772 में बना था। उस वक्त अंग्रेजों का सिर्फ आपका बंगाल के ऊपर अधिकार था, वो आता है। उसके बाद जो है कार्नवालिस आते हैं स्थायी बंदोबस्त वाले। लॉर्ड वेल्जली के बारे में पढ़ाया जाता है, लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ाया जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत के पहले पूरे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया, उसके बारे में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो है आपका लॉर्ड कैनिंग हुए जो है आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वायसराय थे, उनके समय में 1857 की क्रांति हुई। लॉर्ड रिपन आ जाते हैं। उसके बाद आपका लॉर्ड कर्जन आते हैं जिन्होंने 1905 के अंदर जितने भी उसके बाद जो है जितने भी गवर्नर जनरल हुए उन्हीं के बाद जो है सबको पढ़ाया जाता है। उनके अंदर आपका बंगाल वाले की बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल वाले की अगर हम बात करें तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद आपका आता है कार्नवालिस आते हैं। कार्नवालिस ने भारत के अंदर क्या क्या सेवाएं लेकर आए, भारत के अंदर क्या क्या नए कानून उन्होंने बनाए। वेल्जली के बारे में पढ़ाते हैं कि ये वेल्जली हैं जिन्होंने सहायक संधि को अपनाई। सहायक संधि क्या थी, उसके अंदर किस प्रकार की जो शर्तें हैं वो थी, वो जो है आपको बताया जाता है। लॉर्ड डलहौजी आते हैं जिन्होंने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, जिन्होंने आपका डाक सेवा तार सेवा शुरू की, जिन्होंने भारत के अंदर रेलवे सेवा शुरू की, उनके बारे में पढ़ाया जाता है। कैनिंग के बारे में पढ़ाया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय यही थे जो पहले वायसराय भी बने थे। लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ाया जाता है। लॉर्ड मेयो ने भारत में पहली बार जो है आपका वो जनगणना शुरू की थी। पहली वास्तविक जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। विलियम बेंटिक के बारे में पढ़ाया जाता है जिन्होंने भारत के अंदर जो है आपका सती प्रथा की शुरुआत की थी। सॉरी, सती प्रथा का जो है आपका वो अंत किया था राजा राम मोहन राय के कहने पर। और राजा राम मोहन राय वही व्यक्ति हैं जिनको आपका आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है उनके बारे में पढ़ाया जाता है, विलियम बेंटिक के बारे में। उसके बाद जो है आपका
जब कांग्रेस बनी 1885 के अंदर, तो जो है कौन थे भारत के उस समय? कांग्रेस के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जब भारत के अंदर जो आपका असहयोग आंदोलन हुआ, उस समय कौन थे? जब भारत में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 में, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जब भारत के अंदर आपका भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, उस समय कौन थे? और जब भारत आज़ाद हो गया, उस समय आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? फिर आपको जो है प्रॉपर गवर्नर जनरल, किस गवर्नर जनरल ने कौन सी नीति चलाई, उसके पीछे क्या क्या जो कहानी थी, वो आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में बताया जाता है। ये जो आपका होता है, उसके बाद जो है भारत आज़ाद हो जाता है। उसके बाद हम सभी गवर्नर जनरल को पढ़ाने के बाद फिर हम पढ़ाते हैं भारत के अंदर जो आपका गांधी युग आता है, कि भारत के अंदर गांधी जो है वो कब आए। वो पहले दक्षिण अफ्रीका में गए, वहाँ पर उन्होंने आपका टोलस्टॉय फार्म बनाया। भारत में आए तो भारत में साबरमती फार्म बनाया। 1917 में चंपारण का विद्रोह करवाया, सफल हुआ जो उनका। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। फिर आपको जो है वो गांधी युग के बारे में पढ़ाया जाता है प्रॉपर, कि गांधी जी ने किस प्रकार से जो है, उनको गांधी की उपाधि किसने दी, उनको महात्मा की उपाधि किसने दी, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि किसने दी, प्रॉपर एक एक चीज। महात्मा गांधी ने जो भारत के अंदर कौन कौन से नारे दिए थे, कौन कौन से नारे, महात्मा गांधी हो गया। उसके बाद जो है आपका कौन से सन में क्या हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, 1900 जो है आपका 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, 1922 में चोरा चोरी की घटना हुई थी, 1925 में जो है आपका वो काकोरी कांड हुआ था, 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, 1930 में सविनय। सभी को आपका एक सीरीज के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, कि बीच में आपका 1905 आ गया, 1905 में क्या हुआ, 1906 में क्या हुआ, उन जो है आपका मार्लियामेंटो सुधार कब आया, और रोल्ट एक्ट कब आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, चोरा चोरी घटना कब हुई, काकोरी कांड कब हुआ, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। तो इनको आपको एक सीरीज में पढ़ाया जाएगा, जिससे आप जो है इतिहास के अंदर बच्चों के लिए जो मुख्य चीज होती है, वो होता है तारीखों को याद करना। और तारीखों को किस प्रकार से याद करवाना है, किस प्रकार से उनको एक सीरीज बनानी है, वो जो है हम आपको पढ़ाएंगे। हमारी प्रॉपर क्लास के अंदर आपको इस प्रकार से तारीखें पूरी याद करवा दी जाएंगी कि आप कभी नहीं भूलोगे उसको। कौन सा युद्ध कब हो गया, किस प्रकार से हुआ, सारी की सारी बातें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। कौन से जो है आपको, उसके बाद फिर भारत के अंदर जो है धार्मिक आंदोलन होते हैं। धार्मिक आंदोलन के अंदर आपको पढ़ाया जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्टोरी क्या है, रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की, उसके बाद शिकागो सम्मेलन में क्या हुआ था, कब हुआ था, सारी बातें। सती प्रथा का अंत किस प्रकार से हुआ, किस घटना से जो है आपका राजा राम मोहन राय ने सोचा कि सती प्रथा का अंत किया जाए, उनके दिमाग में क्यों आया। चिपको आंदोलन क्या है, भूदान आंदोलन क्या है, जो है विनोबा भावे जो है उनको जो है आपका कौन सा पुरस्कार मिला। एक एक चीज जो है पूरी डिटेल में जो आपके आर्मी के लेवल के अकॉर्डिंग रहती है, और उसके अलावा फिर आपको महत्वपूर्ण तथ्य करवा दिए जाएंगे। महत्वपूर्ण तथ्य में किस तथ्य के पीछे क्या स्टोरी है, वो पूरी आपको बता दी जाएगी। हमारा ध्यान, हमारी जो है कोशिश ये रहेगी कि आपको इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि आपको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत आपको ना पड़े। और आप उज्जवल एकेडमी पे एक बार जो है अपने आप आए हो, एक बार आप पढ़ते हो, तो आपको दोबारा किसी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जितने भी भाई हैं आप उनको खुद पढ़ा दोगे, इतना जो है विश्वास हम आपको दिलाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये जो है आपको इतिहास उज्जवल एकेडमी पर किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, उसका जो है एक जो है आसान भाषा में जो रूपांतरण है, जो डेमो क्लास है, वो हमने आप सभी को दी है। तो इसी प्रकार से रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो आपने मिस किया है, वो मिस किया है कि इन सभी को जो याद करने का जो तरीका है, उसको किस प्रकार से किया जाए। और वो आप जान पाओगे, अगर ऑनलाइन आप जुड़ने वाले बच्चे हैं तो वो आप जान पाओगे हमारी ऐप से। और हमारी जो ऐप है वो 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में जो है वो लॉन्च हो जाएगी, प्ले स्टोर पर आ जाएगी और सभी बच्चों को जो है उपलब्ध हो जाएगी। हमें पता है कि हमारे जितने छात्र हैं जिनको इंतजार है हमारी इस ऐप का, हमारी इस क्लास का, उतना ही इंतजार हमें हो चुका है, क्योंकि डेली लगभग 50 से 60 फ़ोन आते हैं हमारे पास कि सर कब आप ऑनलाइन ऐप लेकर आ रहे हैं। तो आप सभी की डिमांड पर हमारे सभी बच्चों के, कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो बहुत दूर से बिलोंग करते हैं, उनके से कैसा किस प्रकार से जुड़ा जाए, उसके रिलेटेड जो है हम आपके लिए ऐप लेकर आ रहे हैं।
तो आज की डेमो क्लास में दोस्तों आपके लिए इतना ही। उज्ज्वल एकेडमी आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, और जो है बहुत जल्द जो है आपके ऑनलाइन जो है आप सभी से मुलाकात होगी। आज के लिए आपके इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।